अभी तक हमने जो बायोसिंथेटिक फेज था उसमें C3 साइकिल को देखा, केल्विन साइकिल को। उससे पहले का अगर रिकैप करें तो फोटोसिंथेसिस में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फोटो सिस्टम को डिस्कस किया था, देन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद केल्विन साइकिल। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है C4 पाथवे। और मैंने आपको पहले बताया था कि चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो या कैम्प प्लांट हो, जो केल्विन साइकिल है वो सभी में ऑपरेट होगी, जो कि बेसिक साइकिल है। तो अब C4 पाथवे जो है ये स्पेसिफिक अलग प्लांट्स में होता है जिन्हें हम C4 प्लांट बोलते हैं, और बेसिकली वो मोनोकॉट्स होते हैं। और उसका रीज़न हम अभी देखेंगे कि वो मोनोकॉट्स जो C4 प्लांट्स हैं वो सारे मोनोकॉट्स ही क्यों होते हैं, मतलब मोनोकॉट्स के अंदर C4 पाथवे क्यों रन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट थे उन्होंने मेज प्लांट के अंदर, मेज भी एक मोनोकॉट है, उसके अंदर इस डार्क रिएक्शन की डिटेल्ड स्टडी की थी। अब देखें नेक्स्ट, कॉट्सचेक एंड हार्ट 4C ऑर्गेनिक कंपाउंड इन शुगर केन। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि शुगर केन के अंदर अगर डार्क रिएक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जो फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, राइट। वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा। जबकि C3 प्लांट में ये डिस्कवर किया था कि RUBP के बाद जब कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा CO2 का, तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, राइट। तो देखिए नेक्स्ट, मोनोकॉट्स, शुगरकेन, मेज, सोरगम। तो कुछ मोनोकॉट के नाम जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिस्ट किए मैंने, और नियरली ऑल मोनोकॉट्स में C4 प्लांट्स को मोनोकॉट्स में ही आते हैं सारे। फिर कुछ डाइकॉट्स जिनमें C4 पाथवे रन करता है वो इंपॉर्टेंट है, कभी उनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो वो एमेरैंथस, बोराबिया और चिनोपोडियम। तो ये था कि किस किस में होती है C4 साइकिल। अब इंपॉर्टेंट बात कि C4 प्लांट जो C3 प्लांट से डिफर क्यों कर रहे हैं, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो है उनकी एनाटॉमी का। तो क्या होता है कि जो C3 प्लांट्स हैं उनकी लीफ में सिर्फ मीजोफिल सेल्स हैं, राइट। लेकिन जो C4 प्लांट है वो मोनोकॉट्स हैं, और मोनोकॉट्स में एक इम्पॉर्टेंट वो है कि मान लीजिए ये वस्कुलर बंडल है, राइट, मोनोकॉट प्लांट के वस्कुलर बंडल है, तो जो इनकी आउटलाइन वाले सेल्स होंगे, जो सेल्स वस्कुलर बंडल को कवर करेंगे, सर्कमफेरेंस पूरी कंप्लीट करेंगे, उनको कवर करके रखेंगे, ये है बंडल शीथ सेल्स, राइट। ये बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर बंडल के चारों तरफ। उसके बाद कुछ इस तरीके से वापस से कंसेंट्रिक पूरी कवरिंग होगी, ये चारों तरफ प्रेजेंट होंगे मीजोफिल सेल्स, राइट। तो यहाँ पे दो टाइप के सेल हैं, बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल। और आप देख रहे हो कि ये कुछ रिंग या फिर किसी छल्ले की तरह है, तो इसी एनाटॉमी को बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस का मतलब होता है वृत्त, जिसका मतलब होता है छल्ले टाइप से। तो ये सर्कमफेरेंस में सेल्स ने कवर कर रखा है, तो क्रैंस एनाटॉमी। अब ये जो दो टाइप के सेल प्रेजेंट हैं इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में एक कंपैरिजन करते हैं। तो पहला कि मीजोफिल सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है। देखिए मैंने यहाँ पे डिपिक्शन दिखाया है, ये तो मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। तो आप देख रहे होगे कि मीजोफिल सेल कंपैरेटिवली स्मॉल है, बंडल शीथ सेल लार्ज है। फिर बंडल शीथ सेल के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसको मैं बताऊंगा क्यों, उसका रीजन है। फिर मीजोफिल सेल ये थिन वॉल होते हैं और बंडल शीथ सेल थिक वॉल होते हैं, मतलब जो बंडल शीथ सेल हैं उनकी सेल वॉल काफी थिक है कंपैरिजन टू मीजोफिल सेल। अब आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो बंडल शीथ सेल है उनकी सेल वॉल काफी थिक है। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो मीजोफिल सेल्स हैं उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है और बंडल शीथ सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ये भी थिक सेल वॉल से ही रिलेटेड है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर मीजोफिल सेल्स जो हैं उसमें
अबंडेंस है किसकी, पैपकेज एंजाइम की। अभी आगे उसका काम यहाँ पे हम साइकिल में डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीज क्लियरली समझ आएंगी। एक बार डिफरेंस एनालिसिस कर लीजिए। और जो बंडल शीट सेल है उसमें रूबिस्को एंजाइम हाई अमाउंट में है। फिर जो मीजोफिल सेल्स हैं वो ग्रेनल है, राइट, स्मॉल है और ग्रेनल है, जबकि बंडल शीट सेल लार्ज है और ए ग्रेनल है। ए ग्रेनल मतलब उसमें जो थाइलेकॉइड है वो लेस अमाउंट में है या फिर नहीं है, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल में। अब देखते हैं अपनी साइकिल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने पढ़ा था C3 में, अगर एक बार रिकैप करें तो पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा था रिडक्शन, तीसरा था रीजनरेशन, राइट। कार्बोक्सिलेशन में CO2 ऐड होगी, रिडक्शन में जो NADPH है वो अपना H वो ऑक्सीडाइज होगा NADP में, तो वो किससे, एसिड से अल्डिहाइड बना देता है, राइट। उसके बाद रीजनरेशन से जो ट्रायोस फॉस्फेट है वापस से रीजनरेट कर जाता है RUBP में, राइट। और वहाँ पे क्रूशियल स्टेप क्या था, कार्बोक्सिलेशन। तो अब देखिए यहाँ पर जो साइकिल स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी मीजोफिल सेल में, राइट। अब मीजोफिल सेल में स्टार्ट इसलिए होगी क्योंकि मीजोफिल सेल जो है वो ग्रेनल है, राइट। तो ग्रेनल है तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन वहीं होगी, राइट। तो लाइट रिएक्शन यहाँ पर होगी और जो एनर्जी है हाई अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मीजोफिल सेल में स्टार्ट हुई, तो जो मीजोफिल सेल है उसमें पीईपी की अबंडेंस है, राइट। पीईपी की फुल फॉर्म फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। तो पीईपी जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। तो C4 प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर होगा वो का पीईपी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड होगी, किसकी प्रेजेंस में, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंट में। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि मीजोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम की अबंडेंस क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे पीईपी का कार्बोक्सिलेशन होना था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी पेप्केज की प्रेजेंस में, और जो बनेगा वो बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड। तो जो पहला प्रोडक्ट था वो 4 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, राइट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और C3 प्लांट में क्या बना था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। अब म्यूजोफिल सेल के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना तो, लेकिन वो चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में, किसकी प्रेजेंस में, NADPH की प्रेजेंस में, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जो ऑक्सैलो एसिटिक से मैलिक एसिड की जो चेंज है वो मीजोफिल सेल में ही होगा। उसके बाद जो मैलिक एसिड है, राइट, मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। फिर मैलिक एसिड जो है उसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और वहां पे हमें NADP से एक NADPH मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि जो ये स्टेप था यहाँ पे NADPH खर्च हुआ और इस स्टेप में आके NADPH दोबारा से बन गया। तो ओवरऑल अभी तक कोई भी एनर्जी कंजप्शन नेट नहीं हुआ है, गेन और लॉस नहीं हुआ है, राइट। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हुई, रिलीज हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ मैलिक एसिड का, जो कि 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था। फिर बना क्या, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड क्या होगा, वापस से ट्रांसपोर्ट होगा मीजोफिल सेल में और वहां से इसका होगा रीजनरेशन पीईपी में। और रीजनरेशन के दौरान याद रखिए कि 2 ATP खर्च होंगे। तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो 2 ATP का लॉस होगा। इट मींस 2 ATP यूज होंगे, 2 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। और किसकी प्रेजेंस में होगा, PPDK एंजाइम। अब PPDK एंजाइम क्या है, ये है पायरुवेट फॉस्फेट डीकाइनेज। पायरुवेट फॉस्फेट डीकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो पायरुविक एसिड है वो रीजनरेट कर जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। और एक और बात इंपॉर्टेंट है इस एंजाइम से रिलेटेड की है, जो कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है, मतलब ये थोड़े लो टेम्परेचर पे भी वर्क करेगा। इसलिए आपको देखेंगे कि काफ़ी सारे मोनोकॉट्स जो है वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू होती है। तो उसका रीज़न यही है, PPDK एंजाइम, राइट। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान CO2 रिलीज हुई, मतलब अभी तक ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो CO2 रिलीज हुई है
आप ध्यान देखिए कि कहाँ हुई है, बंडल शीथ सेल में, राइट। बंडल शीथ सेल में CO2 रिलीज हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये थिक सेल वॉल क्यों थी इसकी, और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट क्यों था। तो अब थिक सेल वॉल होगी तो जो CO2 डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान या रिलीज हुई है वो हाई अमाउंट में कंसंट्रेट हो जाएगी, जिससे कि केल्विन साइकिल, अब केल्विन साइकिल में आपको याद होगा जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो क्या है, RUBP, राइट। तो RUBP जब प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड हाई हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो RUBP ज्यादा अच्छे से बाइंड कर पाएगा और ज्यादा अमाउंट में बाइंड करेगा। तो इसकी सेल वॉल थिक क्यों थी, जिससे कि CO2 जो रिलीज हुई है वो कंसेंट्रेट हो सके, डिफ्यूज आउट ना हो, और इंटरसेलुलर स्पेस भी इसीलिए एब्सेंट है कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो मिनिमम हो, गैस का एक्सचेंज ना हो। तो अब रन करेगी केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल से आपको पता है हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, ग्लूकोज, राइट। तो बेसिकली हमें फूड मिल रहा है केल्विन साइकिल से, और CO2 जो है केल्विन साइकिल में कहाँ से जा रही है, वो जा रही है डिकार्बोक्सिलेशन से, जो कि मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, मैलिक एसिड तब डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, राइट। और मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल है उसमें रुबिस्को एंजाइम की हाई अबंडेंस है। तो जैसे ही RUBP का कार्बोक्सिलेशन होगा रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, तब जाके C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज बनेगा, राइट। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये पूरी साइकिल होगी। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई सा भी प्लांट हो उसमें C3 साइकिल जरूर होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं C3 और C4 प्लांट के अंदर। तो जो C3 प्लांट है उनमें होगा सिंगल टाइम कार्बोक्सिलेशन, जबकि C4 में होगा डबल टाइम कार्बोक्सिलेशन। तो आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए C3 साइकिल में सिर्फ RUBP का कार्बोक्सिलेशन होना था, राइट, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता, लेकिन यहाँ पे पहले PEP से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, ऑक्सिलो एसिटिक बना, तो वन टाइम कार्बोक्सिलेशन कहाँ हुआ, मीसोफिल सेल में, और सेकेंड टाइम कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, बंडल शीथ सेल में। तो हुआ ना डबल कार्बोक्सिलेशन, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद C3 साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH खर्च हुए। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो केल्विन साइकिल है उसमें 18 ATP और 12 NADPH जो होंगे वो यूज होंगे। लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, 2 ATP पायरुविक एसिड के रीजनरेशन में खर्च हुए। तो 2 ATP खर्च हुए हैं एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड को के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, लेकिन हमें फिक्स कितने कर रहे हैं, 6। तो जब इसकी 6 से इंटू करोगे तो आपको मिलेंगे 12 ATP। तो यहाँ पे हमने 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च किए, तो जब ये 18 में ऐड होंगे कितने हो जाएंगे, 30 ATP, राइट। तो यहाँ पे कितने खर्च हुए, 30 ATP और 12 NADPH, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद केल्विन साइकिल जो है वो मीसोफिल सेल में हुई, और यहाँ पर जो केल्विन साइकिल है वो बंडल शीथ सेल में हुई, राइट। केल्विन साइकिल कहाँ हुई है, बंडल शीथ सेल में। फिर फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या था, RUBP केल्विन साइकिल में, और यहाँ पर क्या है, PEP, राइट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वहां क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। तो आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इनके डिफरेंस इजीली समझ में आ गए होंगे C3 और C4 प्लांट के। अब C4 प्लांट की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे, उनके प्लस पॉइंट से, कि वो C3 के से एडवांस क्यों है, थोड़े से एडवांस इसलिए हैं क्योंकि इन पॉइंट्स की वजह से। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है टॉलरेट सलाइन कंडीशन। अब सलाइन कंडीशन का मतलब क्या है कि जो आउटर एनवायरनमेंट है, जो सॉइल है, उसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी तो वाटर का लॉस हाई रेट से होगा और प्लांट अपनी टर्जिडिटी मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो अब क्या होगा कि जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, इतने सारे एसिड बनेंगे, सॉल्यूट बनेंगे, तो उनकी कंसेंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट पोटेंशियल है प्लांट का भी वो भी मेंटेन रहेगा और कंपेरेटिवली वाटर का लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए जो C4 प्लांट्स है वो सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। फिर फोटो रेस्पिरेशन डोंट अगर, तो अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन होता कब है। वो जब होता है जब RUBP जो है उसमें CO2 की कंसेंट्रेशन कंपेरेटिवली O2 की कंसेंट्रेशन में थोड़ी कम पड़ जाए, और RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड ना करके ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है और फिर 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, और उसमें सिर्फ ATP का वेस्टेज होता है, कोई फूड हमें नहीं मिलता, कोई यूसेज नहीं है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। तो वो भी यहाँ पर नहीं होती, ये एक एडवांटेज है। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा हाई रहता है कि RUBP ऑक्सीजन से बाइंड कर ही नहीं सकता। फिर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी,
अब जब CO2 कंसंट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो वो RUBP से हाई अमाउंट में कनेक्ट होगी, बाइंड करेगी और मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। फिर मिनिमाइज वाटर लॉस। अब क्या होगा कि जब जो गैसियस एक्सचेंज है वो मिनिमम है, मतलब एक बार CO2 जब कंसेंट्रेट हो जा रही है तो वो एक्सचेंज नहीं हो रहा उसका, तो मतलब स्टोमेटास को गैसियस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो काफ़ी देर तक क्लोज रह सकते हैं। अगर क्लोज रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा, काफ़ी कम होगी ट्रांसपिरेशन, जिससे कि वाटर लॉस भी नहीं होगा, काफ़ी कम होगा। एक और बात कि अगर दोनों प्लांट को रखा जाए और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो जो C4 प्लांट है वो जल्दी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, मतलब और ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी CO2 कंसंट्रेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैल्विन साइकिल C4 पाथवे के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि फोटो रेस्पिरेशन है।